ख्याति कोठारी के दिल में जो बेचैनी पिछले 2 दिनों से दौड़ रही थी, वह इतनी साधारण नहीं थी कि नींद या समय उसे मिटा देते। अंश और अनुपमा को जब कोठारी हाउस से जिस तरह धक्के मारकर निकाला गया था, उस रात पूरे घर की हवा बदली हुई थी। हर कमरे में तनाव फैल चुका था, लेकिन ख्याति का मन किसी अनदेखे डर से कांप रहा था। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि अचानक से एक बिजनेस स्कैम का दोष अंश पर कैसे आ गया, और उससे भी ज्यादा यह कि गौतम इतनी आसानी से कैसे बच गया। गौतम ने जिस तरह गुस्से में अंश को थप्पड़ मारा, प्रार्थना पर अधिकार जताया और पूरे परिवार को अपने अभिनय से भावुक बनाकर अपनी तरफ खड़ा कर लिया, वह सब कुछ बहुत ही अप्राकृतिक, बहुत ही योजनाबद्ध लग रहा था। उस रात जब पूरा घर अंधेरे में डूबा पड़ा था और केवल ख्याति की आंखें नींद से इनकार कर रही थीं, वह बेचैनी उसे कमरे से बाहर खींच लाई। पानी पीने को उठी, मगर जैसे ही गैलरी से गुजरी, पारस के स्टडी रूम से आती रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। उसे लगा पारस अब तक जाग रहा है, गुस्से और तनाव में डूबा हुआ। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, भीतर से आई धीमी पर जहरीली आवाज ने उसके कदमों को जमीन से जकड़ दिया। वह आवाज पारस की नहीं, गौतम की थी, जो अपने फोन पर किसी से बहुत खतरनाक अंदाज में फुसफुसा रहा था। ख्याति का दिल थम गया और वह दीवार से सटकर चुपचाप सुनने लगी। हर शब्द उसके कानों में चाकू की तरह उतर रहा था। गौतम कह रहा था कि प्लान का पहला हिस्सा सफल हो चुका है, अंश को घर से बाहर निकाल दिया गया है और अनुपमा को उसने रास्ते से हटा दिया है। उसका लहजा घृणा से भरा हुआ था जब उसने कहा कि पारस को लगता है कि वह सब कुछ प्रार्थना या उसके बच्चे के लिए कर रहा है, जबकि असलियत यह है कि सालों पुराने अपमान का बदला लेने के लिए वह पूरे कोठारी साम्राज्य को खत्म करने की तैयारी में है। वह प्रार्थना को महज एक ट्रॉफी बता रहा था और कोठारी बिजनेस पर कब्जा करने की बात कर रहा था। ख्याति के पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गौतम सिर्फ प्रार्थना का शोषक नहीं बल्कि पूरे परिवार का दुश्मन है। वह एक ऐसी चाल में फंसा है जिसकी परतों को कोई समझ नहीं पा रहा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और पारस के कमरे की ओर दौड़ी, पर जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंची, उसे महसूस हुआ कि सच बताना जितना आसान दिखता है, उतना है नहीं। पारस पहले से ही अनुपमा की कही बातों से चिढ़ा हुआ था। अगर वह कहती कि उसने गुप्त रूप से गौतम को बातें करते सुना, तो क्या पारस उसकी बात मान लेता? वसुंधरा और मोतीबा तो वैसे ही गौतम की आरती उतारती फिरती हैं, उन्हें वह एक आदर्श पति लगता है। अगर ख्याति कुछ कहती तो गौतम तुरंत मारामृता बनकर रो पड़ता और पारस के सामने आरोपों की दिशा ही बदल जाती। वह कह देता कि ख्याति अनुपमा के प्रभाव में आ गई है और अंश को दोबारा परिवार में लाने के लिए झूठ बोल रही है। ख्याति जानती थी कि वह कितना चालाक, कितना खतरनाक और कितना हिसाब किताब लगाने वाला इंसान है। वह उसे ही झूठा साबित कर देता और घर में उसकी ही जगह खतरे में पड़ जाती। इस एहसास के साथ ख्याति को समझ आ गया कि वह इस लड़ाई में अकेली है। न सबूत न गवाह, सिर्फ गौतम की असली सच्चाई का बोझ उसके सीने पर। यही वही पल था जब उसके मन में एक चेहरा उभरा, एक ऐसा चेहरा जिसे अभी अभी घर से अपमानित करके निकाला गया था। वही चेहरा जिसने शुरुआत से कहा था कि गौतम पर भरोसा मत करना। वही चेहरा जिसने प्रार्थना के बचाव में आवाज उठाई, थप्पड़ भी खाया और फिर भी सच की लड़ाई नहीं छोड़ी। वह चेहरा अनुपमा का था। अगली सुबह शाह हाउस में वातावरण भारी था। अंश और अनुपमा के साथ जो हुआ था उसका असर हर चीज पर पड़ा था। अनुपमा टूटती हुई अपने मंदिर के सामने बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी कि किस मोड़ पर उसकी जिंदगी ने फिर से दर्द का एक नया अध्याय खोल दिया। लीलाबा पुराने जख्मों पर नमक छिड़क रही थीं, तोशु और परी की लड़ाई ने घर की शांति छीन ली थी। अनुपमा ने गुस्से में तोशु को थप्पड़ भी मार दिया था क्योंकि वह कोठारी परिवार से बदला लेने की बात कर रहा था। अनुपमा खुद को बेबस, थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रही थी। वह मुंबई लौट जाने का सोच रही थी ताकि परी और निशानी को नई जिंदगी दे सके। उसे पछतावा हो रहा था कि वह पहले क्यों नहीं गई। उसके अंदर अतीत की गलतियों का बोझ कई गुना बढ़ चुका था। तभी सुबह की खामोशी को चीरती हुई डोरबेल बजी।
अनुपमा ने भारी मन से दरवाजा खोला और सामने वह खड़ी थी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कोठारी परिवार की बहू, परिवार की असली धड़कन, उसी घर की मालकिन ख्याति कोठारी। उसका चेहरा सफेद पड़ा था, आंखों में डर, घबराहट और उम्मीद का एक साथ मिश्रण था। अनुपमा ने बस इतना सोचा, अगर ख्याति यहाँ है तो तूफान अब घर से बाहर नहीं, शाह हाउस की चौखट पर आ चुका है। ख्याति कोठारी उस समय ऐसी हालत में अनुपमा के सामने खड़ी थी जैसी कल्पना शायद किसी ने कभी नहीं की होगी। चेहरा पीला, आंखें लाल, आवाज कांपती हुई। वो गुरूर जो वह अक्सर अनुपमा के सामने दिखाती थी वह कहीं गायब हो चुका था। दरवाजे पर आते ही वह बिना एक पल रुके सीधे अनुपमा के सामने घुटनों के पास झुककर हाथ जोड़ देती है। अनुपमा एक पल को समझ ही नहीं पाती कि यह वही ख्याति है जिसने कभी उसे घर से निकलवाने तक का हुक्म दिया था। ख्याति टूटे हुए स्वर में कहती है कि वह हर बार गलत थी और हर बार अनुपमा सही निकली। गौतम सिर्फ प्रार्थना का नहीं बल्कि पूरे कोठारी परिवार का विनाश लेकर आया है। यह बात वह अब समझ चुकी है। वह बताती है कि पारस उसकी सुनने को तैयार नहीं। वसुंधरा और मोतीबा को तो जैसे गौतम भगवान ही नजर आता है। वह खुद को इतना अकेला और असहाय महसूस कर रही है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। अनुपमा को याद दिलाती है कि उसके पति ने किस तरह अनुपमा को अपमानित किया था, किस तरह वह खुद अनुपमा के खिलाफ खड़ी रही थी, पर आज वह एक माँ होकर अपनी बेटी प्रार्थना, अपने बेटे प्रेम और अपने परिवार के लिए भीख मांगने आई है। अनुपमा के मन में उस क्षण कई भाव एक साथ उमड़ते हैं। एक तरफ पुरानी कड़वाहट, दूसरी तरफ उस औरत का दर्द जो अपने घर को टूटते हुए देख रही थी। अनुपमा को यह भी साफ पता था कि वह मदद जरूर करेगी क्योंकि उसकी फितरत किसी को गिरते हुए देखकर मुंह मोड़ना नहीं है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार उसने सिर्फ भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लेना था। वह ख्याति से साफ कह देती है कि मदद मिलेगी, पर इस शर्त पर कि ख्याति उसकी आंख और कान बनेगी। कोठारी हाउस में जो भी हो, जो भी गौतम प्लान करे, हर एक बात अनुपमा तक पहुंचाई जाएगी। ख्याति को पहले तो विश्वास नहीं होता कि वह इस हद तक गिर गई है कि अब जासूसी भी करनी पड़ेगी। लेकिन अपनी बेटी और बेटे के भविष्य को सोचकर वह तैयार हो जाती है। इसके बाद उसके व्यवहार में एक नाटकीय बदलाव आता है। वह परिवार वालों के सामने अनुपमा को पहले से ज्यादा कोसती है, गौतम के सामने उससे नफरत जताती है ताकि उसे कोई शक न हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह सारी जानकारी अनुपमा तक पहुंचाने लगती है। गौतम इतना अनुभवहीन नहीं था कि उसे शक न हो। उसे ख्याति के अचानक शांत और सहमी हुई हरकतों में कुछ गड़बड़ी लगती है और वह अपनी चाल तेज कर देता है। उसका पहला निशाना वही रिश्ता बनता है जो इस खेल की सबसे कमजोर पर सबसे अहम कड़ी है, प्रेम और राही। वह प्रेम के अंतर्मन में धीरे धीरे जहर भरता है कि राही अपनी माँ की तरह हर बात में दखल देती है, घर की समस्याओं को बाहर ले जाती है और ड्रामा करती है। गुस्सा पहले प्रेम की आंखों में चमकता है, फिर धीरे धीरे फटकर सामने आता है। प्रोमो में दिखाया गया वह दृश्य जहां प्रेम राही पर चिल्लाता है और अनुपमा तक को बीच में पड़ने से रोकता है, वही गौतम की प्लानिंग का पहला सफल वार था। अनुपमा समझ जाती है कि यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि गौतम का तीर है। वह चाहती है कि वह दोनों को टूटने न दे, क्योंकि अगर प्रेम और राही दूर हुए तो यह गौतम के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। इसी बीच कहानी में एक और मोड़ आता है, अंश। वह घर से दूर है और प्रार्थना, जो अब तक गौतम के डर से चुप थी, अंश के सच में विश्वास करने लगी है। अंश इस बार भावनाओं से नहीं, अपनी तकनीकी समझ का उपयोग करने का फैसला करता है। वह उस बिजनेस स्कैम की जांच शुरू करता है जिसके नाम पर उसे दोषी घोषित किया गया था। डिजिटल ट्रेल खंगालते हुए उसे धीरे धीरे मालूम होता है कि पूरे स्कैम की जड़ गौतम ही था। उसने ही अकाउंट्स में गड़बड़ी करवाई, पैसा अपने सीक्रेट खातों में डलवाया और अंश को बलि का बकरा बनाया। अब 3 लोग 3 दिशाओं से गौतम को घेर रहे थे, ख्याति घर के भीतर रहकर, अंश बाहर रहकर और अनुपमा जो दोनों को जोड़कर एक बड़े पर्दाफाश की योजना बना रही थी। दूसरी ओर गौतम भी अपनी चालें तेज करता है।
उसे लगता है कि प्रार्थना कमजोर पड़ रही है, इसलिए वह उसके बच्चे का कार्ड खेलता है। वह कहता है कि घर उसके बच्चे के लिए सुरक्षित जगह नहीं है और प्रार्थना को उसके साथ ही जाना चाहिए। प्रार्थना अभी भी डरी हुई है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती। इसी दौरान माही भी गौतम के जाल में पूरी तरह फंसती चली जाती है, क्योंकि वह खुद प्रार्थना की जगह लेना चाहती है। मेकर्स की लिखी इस कहानी का मकसद यह दिखाना है कि अब अनुपमा सिर्फ सहनशील औरत नहीं बल्कि रणनीतिक खिलाड़ी भी है। और फिर आता है वह दिन जब सारी सच्चाई को ठोस तरीके से सामने रखना ही एकमात्र रास्ता रहता है। कोठारी परिवार में प्रार्थना के होने वाले बच्चे के लिए बड़ा फंक्शन रखा गया है। सब लोग सज-धज कर खड़े हैं। गौतम अपनी नकली मासूमियत दिखा रहा है और तभी अनुपमा वहां आती है। पारस और वसुंधरा उस पर भड़क उठते हैं। मोतीबा अपशब्द कहती हैं और गौतम भीतर ही भीतर खुश होता है कि अनुपमा फिर से अपमानित होगी। मगर इस बार अनुपमा ठहरी रहती है और शांत स्वर में कहती है कि वह खुद यहाँ नहीं आई, ख्याति ने बुलाया है। पूरा हॉल स्तब्ध। पारस ख्याति की तरफ घूरता है और ख्याति पहली बार बिना डरे आगे आती है। वह बताती है कि गौतम ने क्या क्या किया है, कैसे उसने रात में फोन पर उसकी नीयत सुन ली थी। गौतम उस पर उंगली उठाता है, आरोप लगाता है, लेकिन तभी अंश पेन ड्राइव लेकर प्रवेश करता है और पूरी डिजिटल फाइलें सबके सामने रख देता है। अकाउंट्स का हर झूठा नंबर, हर ट्रांजैक्शन, हर छिपा हुआ अकाउंट टीवी स्क्रीन पर चमकने लगता है। गौतम की पोल खुलती जाती है। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि अब बोलने का समय है। प्रार्थना का पति है, लेकिन ख्याति उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। वह बताती है कि गौतम ने उसे कैसे डराया, कैसे जोर जबरदस्ती की और किस तरह वह चुप रहने पर मजबूर होती रही। अंत में अनुपमा वह रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें गौतम खुद स्वीकार करता है कि वह प्रार्थना को नुकसान पहुंचा सकता है। पूरा परिवार अब सच देख चुका है। गौतम की नकली अच्छाई, उसके मीठे बोल सब उसी क्षण राख हो जाते हैं। और यह वह घड़ी थी जिसकी बीज उसी दिन बो दी गई थी जब ख्याति पहली बार हाथ जोड़कर अनुपमा के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। यह अनुपमा की वह जीत थी जो किसी ताली या शाबाशी की नहीं बल्कि सच्चाई के सामने खड़े होने की शक्ति की वजह से मिली।